गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो भाई आज से हम शुरू करेंगे टेंस। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, हर एक चीज़ को समझते हुए और एकदम समझदारी से काम लेते हुए हर एक चीज़ को बहुत जीरो लेवल से, बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है। जस्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूं, टेंस आपके एग्जाम में एक बहुत ज़रूरी चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे टेंस की। बहुत ज़रूरी चैप्टर है भाई, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसी चैप्टर से आए हैं तो वो टेंस से ही आए हैं। ठीक है, टेंस से ही आए हैं। चलो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। नोट्स बनाते जाएंगे भाई। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नोट्स साथ में आप बना ही लें, क्योंकि मैं खुद भी टेंस ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ब्लैक बोर्ड पे ही। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। करें भाई शुरू। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग बताएंगे कि टेंस होता क्या है, क्या मतलब होता है टेंस का, क्या मीनिंग होता है टेंस का। जल्दी से बताएंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है टेंस। अगर दोस्त हम बात करते हैं टेंस की, किसकी बात करेंगे भाई? टेंस की। तो एक बात ध्यान रख लेना हमेशा कि जो टेंस का बेसिक मीनिंग होता है ना, वो टेंस का बेसिक मीनिंग होता है टाइम। हिंदी में टेंस को क्या कह देते हैं भाई? काल। क्या बोल देते हैं? काल बोल देते हैं। ठीक है, काल यानी कि समय। हम टेंस को काल बोलें या फिर समय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समय। ठीक है, सो टेंस का मतलब टाइम यानी कि काल, या फिर कहें तो समय। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है भाई। टाइम आपका 3 प्रकार का हो सकता है। टाइम कितने प्रकार का हो सकता है? तो आप सभी का आंसर होगा कि सर टाइम 3 प्रकार का हो सकता है। कौन से 3 प्रकार का टाइम हो सकता है? एक बार जल्दी से बताओ कि टाइम कौन से 3 आपके हो सकते हैं। सो अगर हम कहें कि टाइम कितने प्रकार का होगा, तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग लगा दें आपकी टाइम, तो कितने टाइम होते हैं दोस्त? तो आप पाओगे कि सबसे पहले हमारा होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि पास्ट का टाइम, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं क्या? भूतकाल। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसी को भूतकाल बोला जाता है। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। और तीसरा जो हमारा होता है दैट इज फ्यूचर टेंस। क्या होता है भाई? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, FUTURE। इसको फटूरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे भाई? फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। समझे? फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य आपका काल। तो 3 टेंस हो गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ज्यादातर बच्चे ऐसे बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको शुरुआत से आदत रखनी है कि पास्ट को पहले बोलना है, प्रेजेंट को फिर बोलना है और फ्यूचर को बाद में। अब मतलब क्या होता है इन तीनों टेंस का? देखो भाई, हम पूरे टेंस के दौरान एक टाइम लाइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? टाइम लाइन। ठीक है, टाइम लाइन से मतलब है एक हम काल्पनिक रेखा बनाएंगे। टाइम लाइन से क्या मीनिंग है भाई? एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे जिस पे हम टाइम को देख के चलेंगे। मान लेते हैं कि ये टाइम की एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है।
ऐसी कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है, बस हम मान के चलते हैं। और हम यहाँ पे मान सकते हैं इसमें कि हम वर्तमान में हैं। कहाँ पे हैं? वर्तमान में। मैं हमेशा ही एक लाइन ऐसी बना के चलूंगा। पूरे टेंस के दौरान आप पाओगे कि इस तरीके की लाइंस में ड्रॉ करता रहूंगा, तो एक इस तरीके की लाइन आपकी बनाई जाएगी। तो जैसे ही हम बात करते हैं टेंस की, ठीक है, तो हमें इस रेखा का ज्ञान होना चाहिए। भाई ये है हमारा वर्तमान, जहां पे हम आज एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मैं वर्तमान में अभी खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? वर्तमान में खड़ा हूं। अगर मैं अपने इधर देखता हूं तो ये मेरा क्या है? पास्ट है, यानी कि जो निकल गया वो पास्ट है। और अगर मैं आज, अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। कब पढ़ा रहा हूं? वर्तमान में। अभी पास्ट में मैं क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, लंच कर रहा था। जो निकल गया वो पास्ट है। और जो आगे आने वाला है, जो फ्यूचर है, जो कल को आएगा, वो क्या है? आपका फ्यूचर है। तो तीन तरीके से। तो हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि इससे पहले का जितना भी टाइम रहा है सारा का सारा पास्ट है, इससे आगे का जितना भी रहेगा वो सारा का सारा फ्यूचर रहेगा। तो इस तरीके की एक लाइन में हमेशा बना के चलूंगा पूरे टेंस के दौरान। पूरे टेंस के दौरान आप ये देखोगे कि एक लाइन रहेगी काल्पनिक, और इस लाइन के सारे, भाई देखो ये लाइन क्यों बना रहे हैं? ये लाइन आपका काम आसान करने के लिए बनाई जा रही है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। इससे आसान कैसे हो जाएगा? कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक्शन समझ ही नहीं आता है कि किस समय पे हुआ है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना कि देखो इस लाइन पे देखो, इस लाइन की तरफ देखो, हमारे पास में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक साधन आ जाता है, किसी चीज को दिखाने का एक साधन आ जाता है, और उस साधन की मदद से हम आसानी से दिखा पाते हैं कि आपका टेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर आपका फ्यूचर का है। बात समझ आ गई भाई? तो तीन हमारे टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोबारा से कह रहा हूं, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। ठीक है, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, ये हमारे तीन टाइम होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तीन टाइम होते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? अच्छा, ये बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट का टाइम देंगे, बोर्ड पूरा दिख जाएगा अभी। ज्यादा दिख गया। अभी भी साइड थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना? चलो, नाउ क्लियर। ठीक है भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट आएगा ही नहीं। और अगर आए तो तुरंत पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अगर आता है डाउट तो तुरंत पूछ लेना। आ जाओ। ठीक है भाई, अब देखो क्या होता है टेंस का। मैंने कोई वाक्य लिखा आपके सामने, मैंने कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा, आप कैसे पहचानोगे कि टेंस क्या है? क्या चीज देखोगे? मैंने जैसे लिखा, राम वेंट टू आगरा। मैंने लिखा राम वेंट टू आगरा। अब आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं, ये बात मैं बहुत बार बताता हूं और पूरे टाइम पे बताता ही रहूंगा, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगी तब तक बताता रहूंगा। सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है भाई? एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होती है? वर्ब चाहिए होती है। ये दोनों नेसेसरी पार्ट होते हैं। और वर्ब के बाद में जो भी हमें जरूरत हो, ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट आ जाए, एडवर्ब आए तो एडवर्ब आ जाए। ठीक है, सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। अब मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट बताओ तो आपने कहा राम है जी। मैंने कहा जी वर्ब बताओ तो आपने कहा वेंट वर्ब है जी। मैंने कहा टेंस बताओ। अब क्या आपको इसमें टेंस दिख रहा है? नहीं भाई, टेंस पहचानने के लिए हम हमेशा सेंटेंस में वर्ब ढूंढते हैं। टेंस पहचानने के लिए हम हमेशा सेंटेंस में क्या ढूंढते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। तो हम यहां पे ये बात लिख देंगे, किसी भी टेंस को, या फिर मैं कहूं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान करने के लिए, टेंस की पहचान करने के लिए
करने के लिए हमें वर्ब देखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए? वर्ब देखनी चाहिए भाई। वर्ब देख के हम बता सकते हैं कि आपका टेंस कौन सा है। तो टेंस किससे पता चलता है? वर्ब को देख के हम बताते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक है, अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ये सब बातें हम करेंगे। वर्ब दो तरीके की हो सकती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, वो सब आगे आएंगी चीजें, लेकिन अभी आप ये समझिए कि टेंस की पहचान करने के लिए हमें क्या देखना होता है? वर्ब देखनी होती है भाई। क्या देखनी होती है? वर्ब देखनी होती है। ठीक है, अब हमें कैसे पहचान करें कि पास्ट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है? तो भाई आपको वर्ब की फॉर्म याद रख लेनी है। कोई भी जो वर्ब होती है इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और एक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर हम ईएस लगाते हैं। आईएनजी और ईएस वाला क्या काम करता है और V3 क्या काम करता है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जान लेना है अगर कहीं पे V1 दिखाई देता है तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? प्रेजेंट को। और V2 जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। अब गलती से ये मत समझ लेना कि V3 फ्यूचर को करता होगा, नहीं। V1 प्रेजेंट को करता है और V2 पास्ट को करता है। फिर आप कहोगे कि सर फ्यूचर के लिए क्या है हमारे पास? तो फ्यूचर के लिए एक बॉक्स है हमारे पास और उस बॉक्स में हम कहते हैं कि सेल या फिर विल, ये आपके मुख्यतः फ्यूचर को दिखाते हैं। ये किसके लिए आते हैं? फ्यूचर को दिखाने के लिए हम सेल या विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर को दिखाने के लिए हम सेल या विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट और वर्ब। जब हमें टेंस देखने की जरूरत पड़ती है तो किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान करने के लिए हमें वर्ब देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए भाई? वर्ब देखनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे याद रखें? आपके मन में ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी सारी वर्ब हैं, हमें कैसे पता कि ये वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म थी? देखो भाई, बहुत क्लियर कट कहने वाला हूं, धोखे में किसी को रखता नहीं और धोखा देना हमको आता ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं कभी। बात दरअसल ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, याद करनी पड़ेंगी। आप अभी लिस्ट लेके बैठ जाओ एक वर्ब की और आप खूब 15 दिन रट्टा मार लेना, आपको वर्ब की फॉर्म से याद उतने अच्छे से नहीं होंगी। बेहतर तरीका यह है कि आप एक बार लिस्ट उठाओ और 2 बार उसको रीड कर लो। ठीक है, 2 बार रीड कर लो और उसके बाद में उनको यूज करना शुरू कर दो, सेंटेंसेस पढ़ना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको वर्ब की फॉर्म ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी। ठीक है, वैसे वैसे आपको वर्ब की फॉर्म ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी। ठीक है, चले भाई आगे। भाई देखो, सेल विल जहां भी आएगी तो समझ जाना कि फ्यूचर टेंस है। फर्स्ट फॉर्म जहां भी आएगी तो समझ जाना प्रेजेंट का टेंस है। सेकंड फॉर्म जहां भी आएगी तो समझ जाना कि पास्ट का टेंस है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई बहुत बेसिक से कराऊंगा, एकदम जीरो लेवल से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर ये सब तो पढ़ा हुआ है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, वो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो वर्ब की लिस्ट आप ही प्रोवाइड कर दें, तो अच्छा है, वर्ब की लिस्ट, ठीक है, करते हैं, वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये ट्रिक व्रिक भूल जाओ। ठीक है, वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड मैं कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना? बात ठीक है भाई, इतना सब कुछ समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे भाई। टेंस के टाइप भी होते हैं, यहां पे आपकी हेडिंग डलेगी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार यानी कि काल के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस बेसिकली 4 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, टेंस बेसिकली 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जिसमें होता है इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाता है भाई?
इनडेफिनिट टेंस। और भाई इस इनडेफिनिट टेंस को ही कई बार हम सिंपल टेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपल टेंस। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं? सिंपल टेंस। अब भाई कोई ये मत कहना कि सर इनके नाम हिंदी में बताओ, पहले ही बता रहा हूं मारूंगा दो दो थप्पड़ खींच के। ये सब इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरा जो आपका प्रकार होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रेसिव टेंस। ये टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कभी ऐसी टर्म सामने आ जाए तो देख के उसको डर के ना भाग जाओ कि ये क्या आ गया। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टेंस। अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो तीसरा जो आपका प्रकार होता है उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट टेंस। क्या बोल देते हैं भाई? परफेक्ट टेंस। क्या बोल देंगे? परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जो चौथा आपका प्रकार होता है उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोल देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपके चार प्रकार के टेंस हो गए। तो टेंस के चार प्रकार के हो जाते हैं आपके। कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके चार प्रकार हो जाते हैं। दोबारा से सुनेंगे। इंडेफिनिट टेंस यानी कि उसको सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं, परफेक्ट टेंस को परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो भाई ये इतनी बात क्लियर है। अब यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं। देखो भाई टेंस कितने थे? 3 थे, और उसके टाइप कितने हैं? 4 हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, पहला टेंस हमारा पास्ट ले लेते हैं। पास्ट में इंडेफिनिट, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में परफेक्ट और पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 तो टोटल 5 पास्ट के हो गए। ऐसे ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 और 4 8। ऐसे ही फ्यूचर में चले तो फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये आपके 4 हो जाते हैं फ्यूचर के। इसी प्रकार से टोटल कह दिया जाता है कि 4 4 और 4 यानी कि टोटल 12 आपके टेंस होते हैं। ठीक है, टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 आपके टेंस होते हैं। ठीक है, टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 आपके टेंस होते हैं। बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो टेंस कितने होते हैं? टोटल 12 आपके कह दिए जाते हैं। ठीक है, तो 12 टेंस कौन से? पहले प्रेजेंट के सारे, पास्ट के सारे और फ्यूचर के सारे। तो ये आपके हो जाते हैं। अब भाई बात करेंगे हम सारे टेंस की एक एक करके, और शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से। किससे शुरू करेंगे भाई? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से। तो यहां पे आपको अब हेडिंग लगा देनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपकी हेडिंग लग जानी चाहिए फटाफट से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा बताएंगे थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म कब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाने की जरूरत पड़ती है। समय आने पे हर एक चीज आपको बताई जाएगी। सही समय का इंतजार कीजिए बस। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले हमारा कोई भी टेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मतलब कोई सेंटेंस बनाने के लिए तो आपको अभी बताया था कि हमें एक तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, और सब्जेक्ट के साथ साथ में हमें एक वर्ब की जरूरत होती है। तो 2 चीजें हमें चाहिए, क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। तो जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट हमें लिखना है सबसे पहले। और क्योंकि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को हम किससे दिखाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं भाई। किससे दिखाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम, तो वहीं से बन जाएगा हमारा प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस। हालांकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं V1 की, तो V1 को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हमारा होता है सिंगुलर, ठीक है, और एक हमारा होता है प्लूरल। तो दो भागों में बांटी जाती है वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? फर्स्ट फॉर्म। जब सिंगुलर वर्ब आती है तो ऐसे केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? एस या फिर ईएस लगा देते हैं जरूरत के हिसाब से। और जब भी प्लूरल आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, ना तो एस ऐड करते हैं ना ईएस ऐड करते हैं। तो आप अब यहां पे अगर स्ट्रक्चर ही हमें लिखना है तो हमें कायदे से लिखना चाहिए, और कायदा ये कहता है कि हमें स्ट्रक्चर ऐसे लिखना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब हमें कैसी लिखनी चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाना चाहिए जरूरत के हिसाब से, या फिर ईएस लगाना चाहिए। बात क्लियर है? तो एस या फिर ईएस जब हम लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। और आगे जो भी आपको जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, एडवर्ब की जरूरत है तो एडवर्ब लगाओ, जो भी जरूरत के हिसाब से आएगा वो सब आ जाएगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं भाई प्लूरल वर्ब की, कौन सी वर्ब की बात करते हैं? प्लूरल वर्ब, यानी कि पहले हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके अलावा कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने लिखे, मैंने लिखा आई ड्रिंक कॉफी। अब देखो भाई, आई के साथ में हमेशा आपको क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो भाई प्लूरल के साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि न सिर्फ प्लूरल प्लस में आई के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ ही साथ में यू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी यानी कि मैं कॉफी पीता हूं। लेकिन अगर मैं आई की जगह पे ही लिख दूं तो ऐसे केस में मैं ये नहीं लिख सकता हूं ही ड्रिंक कॉफी। अगर मैंने सिर्फ ऐसे लिखा, जो लिखा हुआ है ही ड्रिंक कॉफी, तो वो गलत माना जाएगा। क्यों? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, भाई ध्यान देंगे, ही सी इट और सिंगुलर नाउन सिंगुलर होते हैं, उसके और अनकाउंटेबल नाउन भी आपके सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा आपके आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं वो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे केस में ही के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए? ड्रिंक्स आपको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए भाई? ड्रिंक्स आपको लिखना चाहिए। तो ही ड्रिंक्स कॉफी, ही ड्रिंक्स कॉफी, तो एस हमने एक्स्ट्रा लगाया। आई के साथ में नहीं लगाया, लेकिन ही के साथ लगाना पड़ा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे लिख दूं क्या भाई? राहुल गो टू स्कूल, तो आप कहोगे राहुल तो एक आदमी है, एक पर्सन है, और भाई एक पर्सन का सीधा सीधा मतलब है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एस या ईएस लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? गोज हो जाएगा। ठीक है भाई, लेवल भी बढ़ाएंगे, पहली क्लास है, पहले तो थोड़ा सा ना समझदार बनिए। टेंस की पहली क्लास है, पहली क्लास में अगर टॉप लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो बेसिक बच्चों को कहाँ से समझ आ जाएगा। और भाई जिनको लगता है कि लेवल ज़्यादा डाउन है, आप बेसिक मत लीजिए, अगली क्लास से ले लीजिए, तीसरी क्लास से ले लीजिए। लेकिन भाई मैं बेसिक बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं गिने चुने 10-15 जिनको थोड़ा सा आता है इंग्लिश, उनके चक्कर में मैं जो 400, 500, 600, 700, हजारों की संख्या में वैसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं मिल पाई, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। दैट्स क्वाइट क्लियर। तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं एकदम से पहली क्लास में से ही टॉप लेवल पढ़ा दूंगा ना, मैं शुरुआत बेसिक से ही करूंगा, है ना। आ जाओ भाई। तो भाई आपको क्या लिखना पड़ा? गोज लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये राहुल क्या था? सिंगुलर था। अगर मैं ऐसे लिखने लग जाऊं कहीं, यू वर्क्स हार्ड, अब जैसे ही आपने देखा भाई यू तो प्लूरल की कैटेगरी में आता है,
किस में आता है, प्लूरल की। तो फिर इसके साथ में एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हमें हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में, और ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं। एसएससी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है, सी डोंट लगा के पूछेगा, ही डोंट लिख देगा। एसएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है भाई। सिंगुलर के साथ में एस या ईएस आएगी, प्लूरल के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आपको इतना ही समझना है फिलहाल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शन क्या क्या करता है, काम क्या क्या करता है, पहले ये जान लेते हैं। बाकी नेगेटिव और वो स्ट्रक्चर भी जानेंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद में फंक्शंस जानेंगे। तो देखो भाई, एक आपका होता है क्या, नॉट। क्या होता है, नॉट। और नॉट की एक खास बात है, ठीक है। नॉट की एक खास बात है। खास बात क्या है, इस नॉट को हम कहां पे यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है, इसको यूज करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब एच वी के बाद और मेन वर्ब यानी कि एम वी के पहले। अब जैसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मोहन, या मैंने लिखा आई नॉट लाइक हर। मैंने इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया भाई। अब इसमें गड़बड़ पता है क्या हो जाती है भाई। अब हमने देखा मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है, वर्ब है। भाई हमने बताया था कि नॉट कहां पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आता है। अब यहां पे मेन वर्ब तो हमें दिख रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको नॉट लिखना पड़े, तो ऐसे केस में हमें डू या डज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डू प्लूरल के लिए, डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डू प्लूरल के लिए आएगा और डज सिंगुलर के लिए। आई को हमने अभी क्या कहा था, आई को कैसे मान के चलेंगे, प्लूरल के तरीके से। अगर प्लूरल के तरीके से मानेंगे तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू, क्योंकि डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और लाइक मेन वर्ब। और नॉट की जो हमारी कंडीशन थी कि नॉट कहां पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो देखो डू के बाद हो गया और लाइक के पहले हो गया। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, बात समझ आ गई भाई सबके। इसी तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए स्ट्रक्चर क्या बनता है, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर की भाई, नेगेटिव टेंस की। कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव की। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखते हैं तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको क्या चाहिए भाई, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, यानी कि डू या डज में से कोई भी आएगा। और उसके बाद में आपका क्या आएगा, नॉट, और उसके बाद में आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे।
अब ध्यान देंगे, अगर आगे डू डज आ रखे हों तो इधर आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इधर आगे डू या डज आया है तो इधर एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी सीजीएल 2021 का जो पेपर हुआ था मई 2022 में, मई जून में, ठीक है, जून में हुआ था शायद, तो नहीं अप्रैल में हुआ था, सॉरी, अप्रैल 2022 में पेपर हुआ था। और वहां पर क्वेश्चन आया मनी इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन ये था मनी डज नॉट ग्रोज ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। अब जब ये सेंटेंस आपने देखा, अब देखो डूडस पहले लगा रखा है और हमने क्या कहा था कि अगर डूडस पहले आ रखा है तो यहां पे फिर आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसएससी ने क्या लगा के दिया था, ये लगा के दिया था। अब देखो इतना बेसिक सा क्वेश्चन कब पूछा गया, सीजीएल 2021 का पेपर, शायद 11 अप्रैल के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें 21 वाला पेपर था सीजीएल का, उसमें पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं जो बहुत बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। तो डज नॉट ग्रो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई? चलो ये हो गई बात नेगेटिव की, ठीक है, ये बात हो गई किसकी भाई, नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं आगे भाई इंटेरोगेटिव की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। भाई ध्यान दीजिए, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, भाई इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए इनका हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। और प्रश्न पूछने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, अगर देखो दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला तरीका आपका होता है यस नो आंसर टाइप, ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर हां या ना में दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप कहोगे हां, हाँ में दे दिया आंसर, या आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप नोट्स बना रहे हैं, आपने कहा हां, यानी कि हां में आंसर दे पा रहे हो, या फिर आपने कहा नहीं, हां या ना में आंसर दे पा रहे हो। अच्छा दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का क्या हो सकता है, मैंने कहा आप कहां रहते हैं और आप सामने से कह रहे हैं हां या नहीं, कैसा लगेगा ना, अजीब। मैंने कहा आप कहां रहते हैं, तो क्या आप ये कहोगे हां, नहीं कह सकते ना। मैंने कहा आप क्यों हंस रहे हैं, तो क्या आप मुझसे कहोगे हां। अरे मैं पूछ रहा हूं क्यों हंस रहे हैं, तो आप बताओगे हम इसलिए हंस रहे हैं, यानी कि एक शब्द में आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, पहले जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो हमारे टाइप 1 में आ गए, और टाइप 2 में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड टाइप, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम वेयर, वाई, व्हेन, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब देखो ये जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आती है आपकी मेन वर्ब। क्या आती है, मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के बाद में जो भी जरूरत आपकी हो वो लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा दूसरा आपका होता है WH वर्ड टाइप, और जो WH वर्ड टाइप आपके होते हैं वो आपको मैं अगर अभी समझाऊं तो सबसे पहले जो भी WH वर्ड आएगा वो लगाओ, यानी कि जो भी इंटेरोगेटिव शब्द आएगा वो,
उस WH वर्ड के बाद में आपको हमेशा क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको हमेशा क्या लगाना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में फिर आपको मेन वर्ब लगा देनी है, और फिर आगे जरूरत के हिसाब से जो भी आए वो लगा दो। ठीक है भाई। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक यस नो आंसर टाइप, दूसरे WH वर्ड टाइप। यस नो आंसर टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ बनता है। WH वर्ड वालों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब के साथ में बनता है। आप कहो कि सर मान लो इसमें नेगेटिव भी हमें लगाना हो, नॉट भी लगाना हो। आपने कहा था कि सर नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। अब सर हेल्पिंग वर्ब के बाद तो क्या मैं यहां लगा दूं नॉट को, या फिर मैं नॉट को यहां लगाऊं? अब मुझे दुविधा हो गई इस बात की तो कि नॉट यहां आना चाहिए या फिर यहां आना चाहिए। तो भाई ध्यान देंगे, अगर देखो नॉट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मतलब सेपरेट लिख लें, और एक तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ मर्ज करके लिख दें। दो तरीके से चलो नॉट वाला आगे बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे नॉट वाले को डिस्कस करते हैं। देखो पहली चीज है, तो देखो पहला टेंस है ना इंडेफिनिट, इसको पढ़ाने में टाइम लगेगा क्योंकि यहां पे सारे स्ट्रक्चर्स मैं चाहता हूं आप खुद से सीख जाओ। ठीक है, खुद से सीख जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद से सीख जाओगे तो बाकी सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। पहले में पूरा टाइम देंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड में आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना हो तो कैसे लगेगा भाई? इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, सही बात है। और फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बन गया आपका जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। और अगर इस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो WH वर्ड जो आना है वही आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डू या डज, जिसकी भी जरूरत पड़े, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब की जगह पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके आगे जो भी जरूरत हो वो सब। लो जी, बन के तैयार हो गए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के, आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लास्ट में एक चीज आपको जो और ध्यान रखनी है, पीछे जो मार्क आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, इस तरीके का कुंडा सा लटका होता है ना। तो यही हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? अगर इस पे एग्जाम्पल दें, जैसे कि मैंने लिखा, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो यहीं साइड में दे देता हूं छोटे छोटे एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। एरर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, SSC ऐसे करके दे देगा, SSC इस तरीके से दे देगा, whom do या whom you like, आप किसे चाहते हैं। whom you like, whom you like, आप किसे चाहते हैं। तो भाई एरर कैसे बन जाता है, अब एक बात बताओ, whom आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, you आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और like आपकी क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन यहां से क्या मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, whom do you like। इस तरीके से आपका एरर का क्वेश्चन इस पे बन जाता है। ठीक है, whom do you like। बात ठीक है भाई? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब भाई इसमें एक और चीज समझेंगे। ठीक है, एक और चीज क्या समझेंगे, अब देखो कुछ क्वेश्चन वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट की तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया हु, और आपका हो गया व्हाट, और आपका हो गया विच, तीन ही होते हैं ये। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सम क्वेश्चन वर्ड्स, हिंदी में भी लिख दूंगा भाई, चिंता मत करना। सम क्वेश्चन वर्ड्स कैन act
एज सब्जेक्ट, ठीक है। इन दैट केस, इन दैट केस यूज द यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी जरूरत है वो। हिंदी में अगर लिखें तो इसी बात को, कुछ क्वेश्चन वर्ड, कुछ क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह से आ सकते हैं। ऐसे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करें। बताऊंगा कैसे। देखो भाई, जैसे कि मैंने लिखा हु डज लिव हियर। अब भाई देखो, ये क्वेश्चन है, वैसे तो कायदे से क्या है भाई, क्वेश्चन है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा था कि हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखी भाई। हमने दो केस में हेल्पिंग वर्ब लिखी थी। दोबारा से दोनों केस आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहां पे हमें डू डज की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना नेसेसरी था। इंटेरोगेटिव हम तभी बना सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां पे हमें डूडस की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि नॉट लगाना जरूरी था, और नॉट हम तभी लगा पाते हैं जब नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो और बाद में मेन वर्ब हो। लेकिन भाई इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहां पे ना तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है और ना ही नॉट लगाना है। तो ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन हु से आता है तो आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हु के साथ में डिड का प्रयोग आपको नहीं करना है और आपको सिंपल लिखना है हु लिव्स हियर, हु लिव्स हियर। अब एक तो शब्द कौन सा आ गया, हमने अभी निकाला कि हु के साथ में ऐसा हो सकता है। दूसरा देखेंगे, मैंने लिखा मैंने लिखा वॉट डज मेक हर हैप्पी। उसको कौन सी ऐसी चीज है जो खुश करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको खुश करती है। अब एक बात बताओ मुझे भाई, देखो ये मेक क्या है, वर्ब है, आप सभी जानते हैं। मेक क्या है, वर्ब है, मानते हो। अगर मेक वर्ब है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां है, ये हर तो ऑब्जेक्ट है। वैसे भी वर्ब के इस साइड में सब्जेक्ट होता है, अगर इस साइड में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या बना होगा, वॉट। भाई अगर वॉट सब्जेक्ट है तो अगर क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे केस में आपको डू डज और डिड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे केस में आप यहां से इसको हटा दोगे और यहां पे क्या लिख दोगे, मेक्स। तो इसको और सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना कि अगर हु या फिर वॉट, हु या फिर वॉट आपका सब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे केस में डू डज लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। हु या फिर वॉट आपका सब्जेक्ट के तरीके से अगर काम करता है तो डू डज लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। हु या फिर वॉट जब सब्जेक्ट होता है तो डू डज आपको नहीं लगाना है। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपके शब्द आ जाते हैं। कई कई बार विच प्लस नाउन भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है, विच और उसके साथ में एक नाउन, ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है, विच प्लस में नाउन। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, विच बॉय लाइक्स हर, उसको कौन सा लड़का पसंद करता है। अब आपने देखा क्या भाई, विच बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, विच बॉय आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट में कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है तो फिर आपको डू डज डिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेशक क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो मैं इसी चीज को एक स्लाइड में फिर से लिख देता हूं, इस चीज में अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं फिर से लिख रहा हूं। अगर, हिंदी में लिख देता हूं पहले, फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा, घबराना मत। अगर हु, वॉट या फिर विच प्लस नाउन सब्जेक्ट के तरीके से, सब्जेक्ट की तरह आते हैं। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि बेटा वॉट जो है ना वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट की तरह आते हैं। हु तो कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, लेकिन वॉट तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, आते हैं। तब हमें डू, डज या डिड, भाई डिड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की है। पास्ट इंडेफिनिट में जब जाऊंगा तो इसको रेफरेंस दे दूंगा कि देखो वहां पे हमने देखा था, तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमें डू डज डिड की जरूरत नहीं पड़ती, की जरूरत नहीं होती, ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है। तो when, who, what slash which plus noun works as the subject, as the subject, we do not have to use, या फिर we don't use do, does और did, ठीक है भाई। अब देखो मैंने ये बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिखता हूं आपके लिए आसान, कि जब भी वॉट आ जाए तो आप ये मत लगाना, हु आ जाए तो मत लगाना, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि भाई इसमें से वॉट और विच वाले ये दोनों ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। देखें कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस पिछली स्लाइड में लिखा था, वॉट मेक्स यू हैप्पी, है ना, और एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉट मेक्स यू हैप्पी, या जो भी लिखा था मैंने लिखा वॉट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। अब देखो भाई, लाइक आपकी क्या है, वर्ब है, ध्यान से सुनना भाई, लाइक आपकी क्या है, वर्ब है, बेसिक सी बात है, ठीक है। और अगर वर्ब के इस साइड में कुछ आया है तो क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। अगर बेटा ये सब्जेक्ट है तो क्या वॉट सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर एक वर्ब के लिए एक ही सब्जेक्ट लिखते हैं वो तो यू हो गया, अगर यू सब्जेक्ट है तो फिर वॉट आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अगर वॉट ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें डू डज को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हमें डू डज को लिखना जरूरी होता है, लिखना पड़ता है, बात ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कहोगे कि आपको कब वॉट, जैसे मैंने लिखा, एक और सेंटेंस विच वाला भी लिख देता हूं भाई एक, ठीक है। बाकी ये जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे ना तो ऐसे सेंटेंस बहुत आएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा विच बुक, विच बुक डू यू वॉन्ट, आप कौन सी किताब चाहते हैं। देखो यहां पे भी अगेन आपने देखा वॉन्ट आपकी क्या होती है, वर्ब, चाहना,
है ना। और वांट अगर वर्ब है तो यू आपका क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट। अगर यू सब्जेक्ट है तो विच बुक क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें डू लिखना पड़ेगा। तो डू डज हम कब नहीं लिखते, जब विच के साथ नाउन या फिर व्हाट या फिर हु सब्जेक्ट के तरीके से काम करें। और कब लिखते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करें। भाई किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट इन चीज़ों में, देखो बहुत बेसिक भी चीज़ें हैं अगर ध्यान से देखो, और बहुत थोड़ी सी ऊपर लेवल की भी चीज़ें हैं अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश ना करो तो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, अब बताओ भाई किसी को कोई डाउट इसमें, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फटाफट से एक बार इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इंडेफिनिट क्या मीनिंग देता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब भी देखेंगे कि ता है, ती है, ते हैं क्यों आते हैं, और उसके अलावा इंडेफिनिट का काम क्या होता है, कौन से वाले सेंटेंस आते हैं, ये सब भी बताएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि भाई सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन पूछता है, और साथ में कैसा हो, नेगेटिव, यानी कि जिसमें क्या रखा हो, नॉट आ रहा हो। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमने भाई क्या लिखा था, डू डज आएगा। ठीक है, डू स्लैश डज, प्लस में था आपका सब्जेक्ट, प्लस में थी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, V1 यही था। और दूसरा वाला क्या था, पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपकी डू डज आएगी, या फिर डू डज ना लिख के ना भाई इस चीज को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। हर टेंस में मैं अलग अलग लिखना पड़े, उससे बेहतर है कि एक ही बार में लिख के खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी क्या आती है, मेन वर्ब। ऐसे ही पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, और फिर आपका आता है मेन वर्ब। यही स्ट्रक्चर है। अब भाई जब भी नॉट की जरूरत पड़ेगी तो नॉट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने देखा डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो डू नॉट, और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो डोंट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे ही डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो डज और नॉट को अलग अलग, और एक आप ऐसे लिख सकते हो डजंट। ठीक है, क्या लिख सकते हो, डजंट। इस तरीके से लिखते हैं भाई, दोनों तरीके से। ये आपकी बोली जाती है नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई इसको, नॉर्मल। और ये जब हम नॉट को मिला देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, जब हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला देते हैं तो इस फॉर्म को बोल देते हैं हम कौन सी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या बोल देते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सुन लेंगे इस वर्ड को, ये बार बार आ जाएगा आपके सामने। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है जब नॉट को किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला दिया जाता है। जब नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला दिया जाता है तो ऐसे केस में हम कह देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो अगर भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको लिखने हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका आपका क्या रहेगा, ये यहां देखेंगे एक बार। पहला तरीका आपका ये रहेगा कि आप सिंपल सा ऐसे लिखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप अपना नॉट को लिखिए, और फिर आप अपनी मेन वर्ब लिखिए। लेकिन इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और साथ में क्या आ जाए भाई, जैसे कि मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब तो लिखी, यहां पे फिर आपने नॉट लिख दिया जस्ट इसके बाद। लेकिन ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे भाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। अगर अलग अलग लिखेंगे तो फिर हमें नॉट को कहां लेके जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। यानी कि नॉट को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो जगह लिख सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला के लिख सकते हैं, या फिर अलग करके मेन वर्ब के जस्ट पहले लिख सकते हैं। जैसे कि मैं तरीका बता देता हूं आपका, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूं भाई, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा डू यू नॉट लाइक हर
तो भाई नॉट को हमने अलग लिखा है, इसीलिए कहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट के बाद, तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, डू नॉट यू लाइक हर, डू नॉट यू लाइक हर, तो आप कहोगे कि ये गलत है, क्योंकि नॉट अगर अलग लिखा गया है तो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। लेकिन एक सही तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको कैसे लिख दें, डोंट यू लाइक हर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको मिला के, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ठीक है भाई, तो आज भाई हमने बहुत बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर्स समझे सिर्फ। अब इसी बेस पे हम बाकी के टेंस के भी स्ट्रक्चर्स बना देंगे, सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स इसी बेस पे हम बना सकते हैं। आज बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को सेव करके आपके नोट्स के सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। बाकी भाई डेली आपको इसी टाइम 2 बजे लाइव आके जरूर पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा पूरा टेंस, भाई देखो टेंस में अगर मैं सीट उठाऊं, मैंने अभी टेंस की सीट का प्रिंट आउट निकलवाया था, लगभग 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 मान के चलो ये सीट आपकी बनती है कितने पेजेस में, लगभग लगभग 47 से 48 पेज की सीट है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन टेंस पे पूछे गए हैं, बेहद मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं टेंस पे, बहुत ज्यादा। तो टेंस को प्लीज लाइव आके ही पढ़ना डेली का डेली, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर मतलब बेटर बन पाए, अच्छी बन पाए। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि 0 लेवल से ही पढ़ाऊं, एक भी चीज ऐसी ना हो जिसमें 1% भी एडवांस घुस जाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊंगा। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मजे लेते रहिए, कुछ भी ना समझ आए तो मैं आपकी मदद के लिए हूं, और अगर समझ आ रहा है तो आप इसी तरीके से डेली जरूर पढ़ें। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।